वेलकम दोस्तों, सुविचार कहानियां 2.1 में आपका स्वागत है। मैंने पहली बार वह भयावह चीखें सुनी तो मैं बुरी तरह डर गई थी। मैं गहरी नींद से चौंक कर उठ बैठी। चीखने और पुकारने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज रही थीं। उस वक्त चारों ओर सन्नाटा, मेरे कमरे में घना अंधेरा और खामोशी थी, जिससे डर और बढ़ गया था। मैंने टटोलते हुए टेबल लैंप जलाया, घड़ी की ओर देखा तो रात के 3 बज रहे थे और चीखों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। हैरानी की बात थी कि मेरे बगल में सो रहे मेरे पति रवि गहरी नींद में थे। इतने शोर में भी उनकी नींद नहीं टूटी, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। कल ही मैं रवि की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। मैं अब एक धनी परिवार की बहू थी। मैं भी एक समृद्ध परिवार से थी, इसलिए मेरे ससुराल वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। मेरे सास ससुर का देहांत हो चुका था और रवि बहुत ही देखभाल करने वाला इंसान था। हमारी शादी प्रेम विवाह थी। हमने एक दूसरे को पसंद किया और फोन पर बातें शुरू हुईं। चूंकि हम दोनों ही धनी परिवारों से थे, इसलिए किसी को हमारे रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। ये मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात मैंने ऐसी भयानक चीखें सुनी थीं। ये किसी लड़की की आवाज थी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। पहले मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाकर देखूं कि यह आवाजें कहाँ से आ रही हैं, कौन इतनी रात को इस तरह चीख रहा है। लेकिन मैं नई नवेली दुल्हन थी, मैं कैसे रात को कमरे से बाहर जा सकती थी। करीब आधे घंटे तक ये आवाजें गूंजती रहीं, फिर अचानक सब शांत हो गया। मैं रवि को देखकर हैरान थी कि वह इतने शोर में भी कैसे सो सकता था। कुछ देर बाद आवाजें पूरी तरह बंद हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं दोबारा लेट गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मेरा दिमाग बार बार उस चीखने वाली लड़की की ओर जा रहा था। वह कौन थी? वह क्यों चिल्ला रही थी? और इतनी तेज आवाजों के बावजूद कोई क्यों नहीं जागा? यह हवेली जयपुर के पास एक जंगल में बनी थी। आसपास कोई गांव नहीं था। निकटतम गांव 5 किलोमीटर दूर था। मैं शहर से थी और मुझे जयपुर में ही रहना था। शादी से पहले रवि ने बताया था कि उनका शहर में भी एक शानदार बंगला है। यह हवेली इतनी विशाल थी कि इसके कमरों की गिनती करना मुश्किल था। इसका बगीचा भी बहुत बड़ा और खूबसूरत था। हवेली में घुसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी राजमहल में आ गई हूं। मैंने हवेली को ज्यादा ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन इसकी भव्यता ने मुझे चकित कर दिया था। मेरा कमरा फूलों और मोमबत्तियों से सजा था। मैं और रवि एक दूसरे के साथ इतने सुंदर लगते थे कि लोग हमें परफेक्ट जोड़ी कहते थे। लेकिन उस रात जो मैंने सुना, उसने मेरे दिमाग को झकझोर दिया था। न जाने कब सोचते सोचते मैं फिर से नींद की आगोश में चली गई। सुबह रवि मुझे प्यारी मुस्कान के साथ जगाने लगा। उसने कहा, अरे, कब तक चादर तानकर सोती रहोगी? मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। रवि उठ चुका था और अपने कपड़े निकाल रहा था। उसने कहा, तुम्हारा सामान ड्रेसिंग रूम में रखा है, वही पहन लो। यह कहकर वह बाथरूम चला गया। मैं बिस्तर पर बैठ गई। पहले तो मुझे लगा कि रात की बात शायद मेरा वहम था। मैं उसी सोच में डूबे हुए ड्रेसिंग रूम में चली गई, जो मेरे कमरे के साथ ही था। वहां भारी भरकम जोड़ा देखकर मैं दंग रह गई। फ्रेश होने के बाद मैंने मुश्किल से वह जोड़ा पहना। रवि तब तक कमरे से जा चुका था। कुछ लड़कियां मेरे कमरे में आईं और मुझे गहने पहनाकर तैयार करने लगीं। जब मैं बाहर निकली तो मेरे जेठ संजय जी कुर्सी पर बैठे थे। मुझे देखकर वे मुस्कुराए और मेरे पास आकर हजारों के नोटों की बरसात कर मेरा स्वागत किया। फिर वे मुझे बाहर ले गए, जहां गांव की औरतें मेरा इंतजार कर रही थीं। गर्मी और धूप में न जाने कब से वे मेरी एक झलक देखने के लिए बैठी थीं। संजय जी ने सबको नमस्ते करने को कहा। मैं ज्यादा देर धूप में नहीं रुक पाई, क्योंकि गर्मी ने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं जल्दी से हवेली में वापस आई और अपने कमरे में बैठ गई। पूरा दिन लोगों का आना जाना लगा रहा। रवि से मेरी मुलाकात सिर्फ रात को ही हो पाई थी, क्योंकि वह दिन भर पुरुषों के साथ व्यस्त रहा। गांव के रीति रिवाज कुछ अलग थे। यहाँ पति पत्नी एक दूसरे के साथ कम और दूसरों के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे। मेरे साथ भी यही हुआ। रात तक मैं थकान से चूर हो चुकी थी। रवि ने प्यार से कहा, गांव का माहौल तुम्हें परेशान कर रहा है ना? मैंने मुस्कुराकर हामी भरी और कहा, हमें जल्दी से जयपुर वापस चलना चाहिए। मुझे इस माहौल की आदत नहीं है।
मेरी बात सुनकर रवि की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह बिस्तर पर सिर टिकाकर बैठ गया और बोला, अभी यह मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं नींद में थी। फिर भी उसकी बात सुनकर मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। मैंने कहा, मैं इस गांव में 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती। तुम जानते हो, मुझे यहाँ घुटन होती है। इन कपड़ों, इस माहौल, सब कुछ से अजीब सी बेचैनी होती है। मेरी बात सुनकर रवि गहरी सोच में डूब गया। उसने सिगरेट निकाली, लाइटर से जलाई और पीने लगा। मैं थकी हुई थी, इसलिए सो गई। रात को फिर से वही चीखें मेरी नींद तोड़ गईं। वही लड़की की पुकार, जो मदद मांग रही थी। मैं तुरंत उठ बैठी और रवि को जगाया। वह नींद में मुझे देखने लगा। मैंने कहा, रवि, कोई चिल्ला रहा है। सुनो ये आवाजें। मेरी बात सुनकर रवि ने नजरें फेर लीं और बोला, कैसी आवाजें? मुझे तो कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा। उसकी इस बात से मैं स्तब्ध रह गई। ये कैसे हो सकता था? मुझे तो साफ साफ एक लड़की की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन रवि को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने डर भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें वाकई उस लड़की की चीखें नहीं सुन रही हैं? उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। मुझे नींद आ रही है। कृपया मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वह फिर से सो गया। मेरा दिल डर से कांप रहा था। क्या यह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी? क्या यह कोई भूत प्रेत था? इस ख्याल से ही मैं सिहर उठी। डर के मारे मैं रवि से चिपक कर लेट गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब तो मैं इस हवेली में एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। मुझे भूतों से बहुत डर लगता था। अगली सुबह मैंने रवि से जयपुर वापस जाने की जिद की। मैंने कहा, मुझे जयपुर लौटना है। मुझे यहाँ डर लगता है। 2 रातों से मुझे किसी लड़की की चीखें सुनाई दे रही हैं, जैसे वह मदद मांग रही हो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। डर से मेरी आवाज कांप रही थी और मैं किसी भी क्षण रो पड़ने वाली थी। रवि मुझे गौर से देख रहा था। उसने कहा, जैसी आवाजें तुम्हें सुनाई दे रही हैं, वे मुझे भी सुनाई देती हैं, लेकिन उसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना क्या मेरी भाभियां यहाँ रह पातीं? उसकी बातों से मुझे जरा भी सुकून नहीं मिला। मैं बस जयपुर वापस जाने के इंतजार में थी। सुबह नाश्ते के समय मेरे जेठ संजय जी ने रवि से पूछा, तुम लोग जयपुर कब लौट रहे हो? ये सुनकर रवि के हाथ में चाय का प्याला रुक गया। लेकिन मैं मन ही मन खुश थी कि किसी ने तो हमें गांव से जयपुर भेजने की बात सोची। रवि ने मुश्किल से कहा, जैसा आप कहें भैया। वह अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। संजय जी बोले, आज शाम तक जयपुर जाने की तैयारी कर लो। वहां का कामकाज देखो। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने जल्दी से चाय खत्म की और कुर्सी खिसकाकर खड़ी हो गई। तभी संजय जी ने कहा, बहू, तुमने आज नाश्ता ठीक से क्यों नहीं किया? मैंने जवाब दिया, मुझे और रवि की पैकिंग करनी है। शाम तक जाना है तो समय निकल जाएगा। मेरी बात सुनकर संजय जी ने रवि की ओर देखा और बोले, तुमने बहू को नहीं बताया कि वह यहीं रहेगी? ये सुनकर मेरे दिल को गहरा धक्का लगा। मैं हैरानी से रवि की ओर देखने लगी। उसने कहा, मैं भूल गया था भैया। फिर संजय जी ने मुझसे कहा, बेटी, तुम हमारी इज्जत हो। हमारे खानदान की औरतें हवेली से बाहर कम जाती हैं। तुम यहीं रहोगी। रवि अकेले जयपुर जाएगा। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? रवि ने तो कहा था कि कुछ समय गांव में रहना होगा, फिर वह मुझे जयपुर ले जाएगा। गुस्से में मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे धोखा दिया गया था। कुछ देर बाद रवि कमरे में आया। उसे देखते ही मैं भड़क उठी। मैंने कहा, मुझे इस हवेली में नहीं रहना। तुमने झूठ बोला था कि हम जयपुर में रहेंगे। अपने भाई से कहो कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे। रवि मेरे पास बैठ गया और प्यार से बोला, मैं तुम्हें अभी जयपुर नहीं ले जा सकता। बस कुछ महीने यहीं रहो। जैसा यहाँ की औरतें रहती हैं, वैसा रहो। फिर मैं तुम्हें जयपुर ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती। रात को ये आवाजें मेरी जान निकाल देती हैं। मुझे बहुत डर लगता है। उसने जवाब दिया, उन आवाजों पर ध्यान मत दो। जो भी है, वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मैं वादा करता हूं। बस रात को कमरा बंद रखना और बाहर मत निकलना। उसकी बातों ने मुझे और डरा दिया। मैंने कहा, मैं अकेले इस कमरे में रात को नहीं सो सकती। रवि कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं भैया से कहकर
एक नौकरानी का इंतजाम करवाता हूँ। वह तुम्हारे साथ कमरे में सोएगी, लेकिन तुम ये कोशिश करना कि भैया को तुमसे कोई शिकायत ना हो। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उस शाम रवि जयपुर के लिए निकल गया और मैं अकेली रह गई। रात को एक नौकरानी मेरे कमरे में सोने लगी। वह जमीन पर बिस्तर बिछाकर लेट जाती थी। जब रात को चीखें सुनाई दीं, तो मेरी आंखें खुल गईं। मैंने गौर किया कि जब भी चीखें आती थीं, नौकरानी भी करवटें बदलती थीं। मुझे शक हुआ कि शायद वह भी ये आवाजें सुन सकती है। कई बार मैंने उससे चीखों के बारे में पूछा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। वह डर कर सिर हिलाती और कहती, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। उसके डर से मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उससे कहा, मैं सब जानती हूँ। मेरी बात सुनकर वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और बोली, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी बातों से मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगाऊंगी। एक रात जब फिर से चीखें सुनाई दीं, मैंने फैसला किया कि सच्चाई जानकर रहूंगी। मुझे यकीन हो चुका था कि यह भूत प्रेत का मामला नहीं है। चीखें सुनकर मैं उठी और चुपके से कमरे के दरवाजे तक गई। धीरे से दरवाजा खोला। आवाजें ऊपरी मंजिल से आ रही थीं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। वहां आवाजें और साफ सुनाई देने लगीं। मैं उन आवाजों का पीछा करती हुई आगे बढ़ी। जब मैंने सामने वाला कमरा देखा, तो मेरे होश उड़ गए। ये संजय जी का कमरा था और चीखें उसी कमरे से आ रही थीं। मेरा चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मैं जल्दी से नीचे अपने कमरे में लौटी और अपनी तेज धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगी। ये चीखें संजय जी के कमरे से आ रही थीं, ये सोचकर कि क्या संजय जी ऐसा भी कर सकते हैं। मैं स्तब्ध थी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। दुनिया उनकी सज्जनता और संस्कारों की तारीफ करती थी। फिर ये चीखें क्या थीं? मैं अपने मन में खुद से सवाल जवाब करने लगी। मेरे दिल में संजय जी के लिए बहुत सम्मान था और उनके बारे में इस तरह सोचना मेरे लिए असंभव था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। मेरे जेठ और किसी औरत के साथ? नहीं, ये कैसे हो सकता है? गांव वाले उनकी इतनी इज्जत करते हैं। फिर यह सब क्या था? ये उनका कौन सा चेहरा था जो मैंने आज देखा? पूरी रात मैं रोते जागते काटी, क्योंकि उनके बारे में ऐसा सोचना मेरे लिए असहनीय था। सुबह नाश्ते के समय संजय जी सामान्य रूप से बैठे थे। मेरी सूजी हुई आंखें देखकर वे बोले, लगता है रवि ने तुमसे फोन पर बात नहीं की, तभी तो तुम्हारी आंखें रो रो कर लाल हो गईं। उनकी बात पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। फिर वे बोले, क्या बात है? बहू, मैं उनके चेहरे को देखना भी नहीं चाहती थी। दिन में वे इतने सभ्य और नेक दिल बनते थे, और रात को इस ख्याल से ही मेरा शरीर कांप उठता था। मैंने ठान लिया था कि अब मैं उनका पर्दाफाश करके रहूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल लेने जा रही थी। जब अगली रात फिर से वही चीखें सुनाई दीं, मैं दोबारा उनके कमरे के बाहर गई। दरवाजे की झिड़ी से झांक कर देखा तो एक 25 से 26 साल की लड़की थी, शायद गांव की ही। उसके चेहरे पर दर्द और भय साफ झलक रहा था। वह हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। लेकिन संजय जी ने क्रूरता से मैं यह दृश्य ज्यादा देर नहीं देख सकी। किसी तरह वापस लौट आई। उस रात को मैंने मुश्किल से काटा। सुबह होते ही मैंने रवि को फोन किया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुमने कहा कि हवेली में आत्माएं हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हारे भाई की हवस का शिकार बन रही हैं। मैंने अपने मन का सारा गुस्सा रवि पर उतार दिया। मेरी बात सुनकर रवि गुस्से में आ गया और बोला, अपनी जुबान संभाल कर रखो, जैसे इस हवेली के बाकी लोग करते हैं। नहीं तो तुम्हें संजय की ताकत का अंदाजा नहीं है। वह तुम्हें जान से मार देंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मतलब, रवि को अपने भाई के सारे कारनामों की पहले से खबर थी, और वह भी इसमें शामिल था। मैंने गुस्से में फोन काट दिया। अन्याय देखकर मैं चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था, क्योंकि इस हवेली में कोई भी संजय जी के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। इसलिए मैंने रात होने से पहले बीमारी का बहाना बनाया और अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। मैं जानती थी कि संजय जी रात में कब ऊपर जाते हैं। मैंने अपनी खिड़की से बाहर निकलकर पाइप का सहारा लेकर ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। संजय जी के कमरे की खिड़की उस समय खुली थी।
मैं चुपके से उनके कमरे के पास पहुंची। कमरे को देखकर मैं दंग रह गई। इसे किसी दुल्हन के कमरे की तरह सजाया गया था। रात 2 बजे संजय जी कमरे में आए और सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद उनका नौकर एक शराब की बोतल लाकर टेबल पर रख गया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लिया। थोड़ी देर बाद एक मासूम सी लड़की कमरे में आई। वह बार बार कह रही थी कि उसे अपने परिवार के पास जाना है। नौकर ने उसे जबरदस्ती कमरे में धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया। संजय जी बड़े आराम से सोफे पर बैठे उसकी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। वह लड़की जोर जोर से रो रही थी, दरवाजा पीट रही थी और मदद मांग रही थी। उसकी चीखें हवेली की मोटी दीवारों में गूंज रही थीं, लेकिन वहां के लोग खामोश थे। जब वह दरवाजा पीट कर थक गई तो संजय जी के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, संजय साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं, मुझ पर दया कीजिए। ये सुनकर संजय जी गुस्से में खड़े हो गए। उन्होंने उसके बाल पकड़कर उसे घूरते हुए कहा, तुझ में इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाए? मैं तुझे दिखाता हूं कि मेरे सामने बोलने वालों का क्या हाल होता है। यह कहकर उन्होंने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। वह लड़की दर्द से कराह उठी। मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। न जाने कैसे मैंने खुद को संभाला। तभी संजय जी ने उसे बिस्तर पर उसकी चीखों के साथ मेरी भी चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनकर संजय जी चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि कमरे में कोई और भी है। इससे पहले कि वह मुझे ढूंढते, मैं खिड़की से बाहर निकल गई। लेकिन शायद उन्होंने मुझे देख लिया था, क्योंकि मैं कोई पेशेवर जासूस नहीं थी, बस एक साधारण लड़की थी। जिस रास्ते से आई थी, उसी रास्ते से मैं नीचे उतरी, लेकिन अपने कमरे के बजाय हवेली के पीछे चली गई। मैं एक झाड़ी में छिप गई। तभी मुझे हवेली में हलचल सुनाई दी। तेज कदमों की आवाजें और टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। कई नौकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं इतना डर गई थी कि सांस लेना भूल गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं पकड़ी जाऊंगी। कुछ देर बाद नौकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली। मैंने हवेली की दीवार से सटे एक बड़े पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उस पेड़ की मदद से मैंने दीवार पार की। दूसरी तरफ घना जंगल था। मैं वहां कूद गई। मुझे नहीं पता था कि इस जंगल को पार करने के बाद मैं कहाँ पहुंचूंगी, लेकिन मैं बस भागती रही। सूरज उगने तक मैं भागती रही। जैसे ही सुबह की पहली किरणें दिखीं, मैं जयपुर के नज़दीकी कस्बे सांभर में पहुंच चुकी थी। उस समय एक बस जयपुर की ओर जा रही थी। मैं जल्दी से उस बस में सवार हो गई। पूरे रास्ते मैंने अपने चेहरे को शॉल से ढक रखा था। जयपुर पहुंचते ही मैंने अपने पिता के करीबी मित्र, जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, को वह वीडियो दिखाया। मेरी वजह से उस गांव में छिपा एक भयानक अपराध सामने आया। इसके बाद संजय जी और रवि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि वे गांव की युवा लड़कियों के साथ घिनौना व्यवहार करते थे, उन्हें विदेश भेजते थे और कुछ को तो मार डालते थे। रवि भी जयपुर में यही गंदा काम करता था और इसीलिए वह मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। मैंने रवि से तलाक ले लिया, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी हिम्मत की वजह से कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बच गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ 2.1 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।